हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती निम्न है: स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त बनाना, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को उचित समावेश सुनिश्चित करना। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और अचेतन मन की एकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैटल ने। गैटल के अनुसार लोकतंत्र चेतन और अचेतन मन की एकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीले ने। लोकतंत्र के संदर्भ में सीले का कथन है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक है, आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर अप्रभावी रहता है। कथन दो है, आपातकाल की स्थिति में सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उसमें कटौती कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति में कामकाज नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह एक प्रतिनिधि सरकार है और अधिक उत्तरदायी है और नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह मतभेदों और संघर्षों से निपटने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। यह जनता द्वारा और जनता के लिए चलाई जाने वाली सरकार है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार सभी समाजों के हितों के लिए काम करती है। यही कारण है कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करती है। इसमें प्रजातंत्र के विरुद्ध तीन
ये 3 तर्क हैं। यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इसमें देरी होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद के भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1950 में। स्वतंत्रता के बाद के भारत में वर्ष 1950 में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? पहला है, यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। दूसरा है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तीसरा है, संसदीय लोकतंत्र की तुलना में दुनिया भर में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें जनता किसी भी कानून का निर्माण स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र आमतौर पर बड़े देशों में नियोजित होता है, जहां शामिल नागरिकों की भारी संख्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रबंधनीय बना देगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अन्य सरकारी नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन करने की शक्ति भी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आज विश्व के अधिकांश लोकतंत्र अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली का उपयोग करते हैं। कई संसदीय लोकतंत्रों में से कुछ उदाहरण कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, लातविया और न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिला देता है। दूसरा है, यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा किए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत लोकतांत्रिक निर्णय लेने में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी का एक रूप है। यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिटा देता है। यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा किए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। यह नागरिकों द्वारा अधिक सहयोग की ओर ले जाता है क्योंकि लोग अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का खुशी खुशी पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1776 में। 1776 में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इंग्लैंड से आए हुए उग्रवादी युवक टॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका कॉमन सेंस द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी अधिक प्रज्वलित किया। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र के संबंध में उक्त कथन की लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है, अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतांत्रिक सरकार निम्न कारणों से सरकार का बेहतर प्रारूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी नेतृत्व और नैतिक प्रत्यायन के बगैर लिए गए लोगों के निर्णय को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या जनता की सीधी भागीदारी नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय एवं स्वैच्छिक भागीदारी तथा अप्रत्यक्ष शासन अंतर्क्रिया का सम्मिलित रूप होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इनमें
किसी नैतिक प्रत्यायन और नेतृत्व के बिना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? पहला है, सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। दूसरा है, सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक समानता एवं राजनीतिक सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक समता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यवस्था को पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक संगठन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें निजी संपत्ति और आय का वितरण सामाजिक नियंत्रण के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निरंकुशता। निरंकुशता में सभी नियम और निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता है। निरंकुशता सर्वाधिकारवाद, अधिनायकवाद तथा विकृत राजतंत्र का मुख्य गुण होता है, जबकि नीतिज्ञता, तर्कवाद, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र, उदारवाद आदि समाजवादी लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? पहला है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, दूसरा है सत्तावाचक लोकतंत्र और तीसरा है सामाजिक लोकतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन के सभी संस्थाओं को उचित महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? पहला है समानता, दूसरा है एकतंत्र और तीसरा है स्वायत्तता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, समानता और स्वायत्तता। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वायत्तता, संविधानवाद, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि आधुनिक लोकतंत्र के मुख्य आधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है समान अवसर पर आधारित समाज, दूसरा है बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, तीसरा है अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा। केवल तीसरा सही नहीं है। लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रेशिया, डेमोस लोग और क्रेसिया शासन शब्द से बना है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का लोगों पर लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र की विशेषताएं निम्न हैं। सत्ता और शक्ति लोगों के पास है। लोगों की सहमति से सरकार का गठन। लोकतंत्र का मुख्य आधार स्वतंत्रता और समानता है। नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। स्वतंत्र न्यायपालिका एक लोकतांत्रिक सरकार की पहचान है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिटीजन, नागरिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के विभिन्न कार्यों में नागरिकों के प्रत्यक्ष, निरंतर और सीधी भागीदारी पर आधारित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को राजनीतिक संस्थाओं की एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जो आमतौर पर प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की एक बड़ी प्रणाली के अंदर कुछ निर्णय लेने वाली संस्थाओं से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है? पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें सभी व्यक्ति जो पात्र है अपनी ओर से कानून पारित करने के लिए प्रतिनिधियों को मत देते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व दो प्रकार का होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और अनुपातिक प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में देश
के मतदाता को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक एक या अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का आशय ऐसे प्रतिनिधित्व से है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में विद्यमान विभिन्न व्यावसायिक समूहों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, ताकि विभिन्न व्यावसायिक समूहों के हितों की सुरक्षा की जा सके। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन करने वाली विचारधारा है। अगला प्रश्न है, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टीवन लेवित्स्की। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक स्टीवन लेवित्स्की है। इसे हार्वर्ड के प्रोफेसर स्टीवन लेवित्स्की ने 2018 में अपन हार्वर्ड के साथी प्रोफेसर डेनियल जिब्लेट के साथ लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए है, सभी नागरिक निर्वाचित अथवा नियुक्त अधिकारियों की मध्यस्थता के बिना ही सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं। बी है, अस्पष्टता इस तरह की व्यवस्था केवल अपेक्षाकृत कम संख्या में लोगों द्वारा किसी सामुदायिक संगठन अथवा जनजातीय परिषद में व्यवहार में अपनाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही है। सभी नागरिक निर्वाचित अथवा नियुक्त अधिकारियों की मध्यस्थता के बिना ही सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं तथा इस तरह की व्यवस्था केवल अपेक्षाकृत कम संख्या में लोगों द्वारा किसी सामुदायिक संगठन अथवा जनजातीय परिषद में व्यवहार में अपनाई जाती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का होना यह दर्शाता है कि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक असमानताएं एवं राजनीतिक लोकतंत्र साथ साथ रह सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का होना यह दर्शाता है कि आर्थिक असमानताएं और राजनीतिक लोकतंत्र साथ साथ रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं को 5 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने कराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनमत संग्रह। स्वयं को 5 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने जनमत संग्रह करवाया था। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है, जहां नागरिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदान करते हैं। यह वास्तविक लोकतंत्र का एक रूप है क्योंकि इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की तानाशाही के रूप में किसने वर्णित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉकविले ने। एलेक्सी दी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की तानाशाही के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, शब्द डेमोक्रेसी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यूनानी, ग्रीक। डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जनता का शासन। यह 2 ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिजात तंत्र को। अभिजात तंत्र लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अभिजात तंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक खास वर्ग के लोगों के हाथ में रहती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शासन प्रमुख का नाम। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख के अधिकार होते हैं, विधायिका का अधिकार होता है, लेकिन शासन प्रमुख के नाम का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सुविधा की पहचान करें। भूटान के राजा ने घोषणा की है कि भविष्य में उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह से निर्देशित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचित नेताओं के निर्णय के माध्यम से निर्णय लेना।
भूटान के राजा ने घोषणा की है कि भविष्य में उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह से निर्देशित किया जाएगा। इसके द्वारा लोकतंत्र की निम्न विशेषता प्रदर्शित होती है: निर्वाचित नेताओं के निर्णय के माध्यम से निर्णय लेना तथा सरकार चलाना। लोकतांत्रिक सरकार में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामूहिक निर्णय के माध्यम से सरकार कार्य करती है। भूटान के राजा की घोषणा कानून के शासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक फैसले में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और स्वीकृति ली जाती है। लोकतांत्रिक फैसले में सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और स्वीकृति ली जाती है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले लिए जाते हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानगरीय लोकतंत्र। महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है। महानगरीय लोकतंत्र राजनीतिक संगठन के एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें नागरिकों को उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी सरकार के समानांतर और स्वतंत्र रूप से वैश्विक मामलों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ये सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए है, लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। कथन बी है, लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। कथन सी है, लोकतंत्र के लिए चुनाव और संस्थाओं का होना ही पर्याप्त है। कथन डी है, अधिकारों के उपयोग की मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। अधिकारों के उपयोग की मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। कारण है, संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला या गलत फैसला झटपट करना आसान नहीं होता। सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है क्योंकि संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला या गलत फैसला झटपट करना आसान नहीं होता। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, लोकतंत्र सभी समस्याओं का हल है। कारण है, लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला कर सकें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। लोकतंत्र सभी समस्याओं का हल नहीं होता। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला कर सकें। अगला प्रश्न है, स्थापित लोकतंत्र किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र का विस्तार। स्थापित लोकतंत्र का अर्थ है निश्चित समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करना। यह विकसित लोकतंत्र के विपरीत है। भारत एवं अमेरिका जैसे देशों में स्थापित लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र के विस्तार की है। जैसे सभी धर्मों, संस्थाओं, सामाजिक वर्गों तक पहुंच, संघात्मक शासन में स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को अधिक स्वतंत्रता आदि।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चुनौती विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोगों की भागीदारी बढ़ाना। विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती और लोकतंत्र में परिवर्तन के समय मूलभूत चुनौतियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार हैं? पहला है अध्यक्षीय लोकतंत्र, दूसरा है संसदीय लोकतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की किस प्रकार की चुनौती आपको यहाँ मिलती है? यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया गया था। यह कार्टून लोकतंत्र की एक चुनौती को दर्शाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया गया था। वर्तमान में इस प्रकार की चुनौती चीन व उत्तर कोरिया में परिलक्षित होती है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद घोषणा है जिससे आपातकाल में लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जन संघर्ष एवं आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।